हेलो एवरीवन। हमने बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। इसमें हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में पढ़ा था, किसे कहते हैं। फिर हमने बताया था कि उसकी कौन कौन सी टेक्निक होती हैं। उनमें से एक टेक्निक हमने आपको बताई थी पुनर्योगज डीएनए तकनीक, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि किसी जीन में, किसी डीएनए में दूसरा डीएनए खंड जोड़कर नया डीएनए बनाना, नया डीएनए खंड बनाना, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और जो तकनीक होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आज हम उसके बारे में पूरे चरणों सहित पढ़ेंगे। पहले इसका डायग्राम देखेंगे हम। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने अब तक आपको बताया था कि सबसे पहले हमको वांछित जीन की पहचान करनी है, यानी कि किस जीन के बारे में हम चर्चा करना चाह रहे हैं, उस जीन के बारे में, यानी जिस जीन को हमें आवश्यकता है, उस जीन को हम डीएनए खंड में से उसको चयन करेंगे। ठीक है, तो हमने ये जो जीन लिया है सबसे पहले, जिसे हम डोनर डीएनए भी कहते हैं, इस डोनर डीएनए में से हमको जो वांछित जीन है, जो वांछित डीएनए खंड है, उसकी हम प्राप्ति करेंगे। उसके अलावा हमें आवश्यकता होती है वाहक की। वाहक किसे कहते हैं? वाहक जो क्या करेगा, उस डीएनए खंड को जोड़ेगा अपने में और क्या करेगा, उसका गुणन करेगा, जिससे कि हम उसकी ज़्यादा संख्या में उसकी प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब ये वाहक होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है? एक वाहक जो होता है उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि उसमें स्व प्रतिकर्तन यानी कि स्व गुणन का उसमें गुण होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, रेप्लिकेशन पाया जाता है। उसी तरीके से प्लाज्मिड में भी रेप्लिकेशन यानी गुणन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये वाहक जो होते हैं वो इकोलाई के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इकोलाई जीवाणु में जो वाहक पाए जाते हैं, प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी और कॉस्मिड। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने अभी प्लाज्मिड को लिया है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक डीएनए खंड यानी आनुवंशिक पदार्थ के अलावा एक ऐसा क्या होता है, एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसमें स्व प्रतिकर्तन पाया जाता है। ये कैसा दिखाई दे रहा है हमको? गोल यानी वृत्ताकार दिखाई दे रहा है। ये एक वृत्ताकार है, डीएनए है जो क्या करे, जिसमें क्या पाया जा रहा है, स्व प्रतिकर्तन का गुण पाया जाता है। यानी कि ये क्या कर सकता है, अपने जैसे कई बना सकता है। ठीक है, जैसे डीएनए खंड बनाता है उसी प्रकार से इसमें भी ये गुण पाया जाता है। इनके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक प्लाज्मिड है जो हमने इकोलाई में से लिया है। इस प्लाज्मिड डीएनए को और इस जो डोनर डीएनए है उसमें से सबसे पहले हमने क्या करा, चयन कर लिया। जो वांछित जीन हमको चाहिए इसमें से उसका चयन किया। अब हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। अब उसको अलग करने के लिए हम किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है? इस एंजाइम की विशेषता हमने पढ़ी थी। ये क्या करता है, डीएनए खंड को एक निश्चित स्थल से, सर्टन साइट से जो कट करने का कार्य करता है, यानी कि वहाँ से क्या कर सकते हैं, हम डीएनए खंड को कट कर सकते हैं। इसमें एक निश्चित स्थल होते हैं जहाँ से ये एंजाइम कार्य करता है और जो हमको जीन चाहिए उस जीन को उससे अलग करने का कार्य करेगा। जो प्लाज्मिड होता है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स को कट करने के लिए निश्चित स्थल होते हैं, यानी सर्टन साइट्स होती हैं जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, इस डोनर डीएनए में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से जो हमको वांछित डीएनए है, जो हमको वांछित जीन चाहिए, जिस डीएनए खंड पर वो जीन उपस्थित है, उस डीएनए खंड को हमने उसमें से कट कर लिया। इसके अलावा प्लाज्मिड में से भी हमने क्या कर लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से इसको कट कर लिया, यहाँ इसके साइड्स को कट कर लिया। किसके अकॉर्डिंग? इस वांछित डीएनए खंड के अकॉर्डिंग। हमें पता है जो डीएनए होता है वो किसका बना हुआ है, वो क्षारक क्रमों का ही तो बना हुआ है, क्षारक क्रमों की श्रृंखला ही तो है। तो उस क्षारक क्रम के आधार पर हमने इसको क्या कर लिया, कट करा कि यहाँ पे जो क्षारक क्रम है उसी के अनुकूल यहाँ के भी क्या हो, क्षारक क्रम वैसे ही हो। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया।
अब हम कट करने के बाद क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम, जो कि हमने बताया था लाइगेज का क्या कार्य होता है, डीएनए खंड को जोड़ना, यानी कि क्या कार्य करेगा, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करेगा। अब जो ये वांछित डीएनए खंड है और जो प्लाज्मिड है, इनको दोनों को जोड़ने का कार्य किसके माध्यम से होगा, लाइगेज के माध्यम से, यानी कि इस कटे हुए भाग की जगह ये डीएनए खंड आकर जुड़ जाएगा। ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। इस अब जो डीएनए हमें प्राप्त होगा इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी पुनर्योगज डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पुनर्योगज डीएनए है, इसका परपोषी कोशिका में, जो जीवाणु कोशिका है उस कोशिका में इसका ट्रांसफर यानी कि प्रवेश करवा दिया जाएगा। अब ये ट्रांसफर जो होता है, हमने 11th में पढ़ा है, दो विधि होती थी, रूपांतरण एवं पारक्रमण। इन दोनों विधियों द्वारा ही इसमें क्या किया जा रहा है, इसका ट्रांसफर किया जाता है। ये जैसे ही इसमें ट्रांसफर होगा, इसको माध्यम प्राप्त होगा, आवश्यक माध्यम जो होता है स्वयं प्रतिकर्तन के लिए, जैसे ही इसको स्वयं प्रतिकर्तन के लिए आवश्यक माध्यम उपलब्ध होगा, ये क्या करने लगेगा, गुणन करने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का गुणन होगा और हमें बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये चरणों में पूरा हुआ। पहला हमने क्या चरण लिया था, वांछित जीन का चयन कर लिया हमने, क्या चाहिए। उसके अलावा हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा इसको कट करा जहाँ से हमको इसको चाहिए था। उसके बाद लाइगेज एंजाइम की सहायता से हमने क्या करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करा। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया। परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के बाद इसका गुणन हुआ, यानी कि बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको प्राप्त हुए। अब जो हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हुए हैं, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, हम इसकी जांच करेंगे, जीन अभिव्यक्ति होगी और पता चलेगा हमें किस प्रकार से हमने जो जीन की आवश्यकता थी उस जीन का हमको डीएनए खंड प्राप्त हुआ, किस प्रकार से वो अभिव्यक्त होगा, क्या क्या लक्षण प्रतीत करेगा। इसी पुनर्योगज टेक्निक के माध्यम से ई कोलाई में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन जिनको मधुमेह रोग होता है उनके उपचार में काम में लिया जाता है। अब आप एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसकी टेक्निक्स के चरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला चरण है वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा वांछित जीन को पहचान कर उसे पृथक कर लिया जाता है। अभी हमने डायग्राम में भी समझा था, जिस जीन की हमको आवश्यकता है, जिसका हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उसका चयन करके उसे क्या कर लिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से पृथक कर लिया जाएगा। क्लोनिंग वाहकों का चयन, वाहक यानी जो क्या कार्य करेगा, उस वांछित जीन को दूसरी कोशिका यानी परपोषी कोशिका में ले जाने का कार्य करेगा। अब ये जो वाहक है, इसमें खुद में भी काफी सारी क्या होनी चाहिए, विशेषता। ऐसे ही तो कोई भी जीन इसको दूसरी कोशिका में ले जाया जा सकता है, यानी कि हो सकता है। अगर वाहक की आवश्यकता नहीं होती तो क्या हम डायरेक्ट ही परपोषी कोशिका में वांछित डीएनए को भेजकर उसे इंजेक्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाहक की आवश्यकता पड़ती है। वांछित जीन को पृथक करने के बाद एक वाहक की आवश्यकता होती है जो वांछित जीन सहित परपोषी में प्रवेश करके अपने डीएनए की पुनरावृत्ति कर सके। किस लिए आवश्यक है, क्योंकि उससे क्या होगी, उस डीएनए की पुनरावृत्ति होगी। वाहक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए हम देखेंगे। यह परपोषी कोशिका में पुनरावृत्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि यह परपोषी कोशिका में जाने के बाद भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि डिपेंड होगा, निर्भर रहेगा तो फिर ये खुद से प्रतिकर्तन कैसे करेगा, किस प्रकार से ये अपने आप बहुत सारे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनका निर्माण किस प्रकार कर सकेगा। तो सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से इसमें गुणन करने की क्षमता होनी चाहिए, पुनरावृत्ति की क्षमता होनी चाहिए। यह परपोषी में प्रवेश आसानी से कर सके तथा पुनः पृथक कर सके, यानी कि इसको प्रवेश करने में ज़्यादा हमको तामझाम नहीं करना पड़े, यानी जल्दी से जल्दी आसानी से
आसान तरीके से हम इसको क्या कर सकें, परपोषी कोशिका में भेज सकें और जैसे ही इसकी गुणन की प्रक्रिया संपन्न हो जाए इसे परपोषी कोशिका से पृथक कर सके। ठीक है। तीसरी है वाहक अणु में विशिष्ट प्रतिबंध स्थल होने चाहिए जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसानी से तोड़ सके। अब हमको उसके साथ वांछित जीन जोड़ना है, वांछित डीएनए खंड जोड़ना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस वाहक को कट करना पड़ेगा यानी तोड़ना पड़ेगा। किसकी सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। और जैसा कि हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो एक निश्चित स्थल पर ही कार्यरत होता है, यानी कि इसके लिए जो स्थल हमको चाहिए वो वाहक में उपस्थित होने चाहिए जिससे वाहक का जो निश्चित स्थल है उसको कट किया जा सके, अलग किया जा सके और वहाँ पे वांछित जीन को जोड़ा जा सके। इनमें एक चिन्हित स्थल होना चाहिए जो रूपांतरित कोशिका के चयन में सहायक हो। चिन्हित स्थल यानी मार्कर जीन, मार्कर साइट में बोलते हैं जिसे, वो होना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, इसका जब रूपांतरण हम करेंगे परपोषी कोशिका में हम जब इसको भेजेंगे तब हम इसको पहचान सकें। इनके द्वारा रूपांतरण सरल व दक्ष हो, यानी जो रूपांतरण की प्रक्रिया है वो इसमें ये सरल हो, दक्ष हो यानी कि अच्छे से हो ये प्रक्रिया, किसी प्रकार से कोई इसमें गलती ना हो पाए। वांछित विजातीय डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए वाहक में प्रमोटर, ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव होने चाहिए। प्रमोटर यानी कि क्या करता है, वो प्रमोटर उस क्रिया को शुरू करता है, ऑपरेटर यानी उसको नियंत्रित करता है। तो ये जो आवश्यक अवयव है उस वाहक में होने चाहिए जिससे कि वो क्या कर सकता है, पुनरावृत्ति यानी स्व प्रतिकर्तन कर सकता है। एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, 2 चरण पढ़े हैं हमने अभी। थर्ड पॉइंट है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। अब जो हमने वांछित जीन प्राप्त हुआ है उसको वाहक जीन के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये वांछित जीन को वाहक जीन में जोड़ने के लिए सबसे पहले दोनों जीनों में समान रेस्ट्रिक्शन स्थल बनाए जाते हैं तथा दोनों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। तो चौथा पॉइंट है पुनर्योगक डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। अब क्या होगा, परपोषी कोशिका में डीएनए पुनर्योगज को 2 प्रकार रूपांतरण या पारक्रमण द्वारा निवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में इकोलाई जीवाणु कोशिका का प्रयोग परपोषी के रूप में किया जाता है जिसमें पुनर्योगक डीएनए का गुणन होता है। 5वां पॉइंट है क्लोन की गई जीन की पहचान एवं अन्य जीवों में स्थानांतरण। अब गुणन के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी पुनर्योगक डीएनए प्राप्त हो जाएगा। अब इसको किसी दूसरे जीवों में ट्रांसफर किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा और जो वांछित जीन हमने इसमें प्रवेश कराया था वो अपना लक्षण प्रकट करेगा। जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है तो कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं है जो हमने वांछित जीन जोड़ा है उसके साथ सारी ही चीजें अच्छी जुड़े, कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो क्या हो उसके लिए अनावश्यक हो या फिर अवांछित हो। इन अवांछित उत्पाद को हटाने के लिए वे परपोषी कोशिका में पुनर्योगक डीएनए का चयन करने के लिए विशेष प्रकार की जीन का प्रयोग किया जाता है। इस जीन को मार्कर जीन कहते हैं। क्या कहेंगे इस जीन को हम, मार्कर जीन, यानी कि इसकी सहायता से हम परपोषी कोशिका में पुनर्योगक डीएनए को आसानी से पहचान सकते हैं जो कि रूपांतरित कोशिकाओं में विशेष लक्षण उत्पन्न करती है। इस जीन को वाहक डीएनए में जोड़ा जाता है। किस डीएनए में जोड़ा जाता है, इसको वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल है कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन, इसको वाहक डीएनए के साथ जोड़ा जाता है जिससे कि क्या पता चलता है, परपोषी कोशिका में पुनर्योगक डीएनए का पता चलता है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। मार्कर जीन के अलावा भी एक विशिष्ट प्रकार का जीन होता है जिसे हम रिपोर्टर जीन कहते हैं जो लक्षण प्रारूप में प्रदर्शित करता है, यानी कि विशेष लक्षण प्रकट करता है। ठीक है, तो मार्कर जीन के अतिरिक्त कुछ जीन ऐसे भी हैं जो कोशिका में प्रवेश लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं।
इन्हें रिपोर्टर जीन भी कहते हैं, जो अपने लक्षण प्रारूप के कारण दूसरी कोशिकाओं से अलग दिखती है। क्या दिखते हैं? अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि LUC लूसीफेरेज जीन जुगनू में उपस्थित होता है तथा जैव प्रदीप्तीकरण उत्पन्न करता है। इंग्लिश में से कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि जो जुगनू जो है रात में चमकता हुआ दिखाई देता है वो इसी जीन के कारण होता है। फिर बात करते हैं छठे पॉइंट की, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। वांछित जीन से प्राप्त क्लोन जीन की अभिव्यक्ति का अर्थ क्लोन जीन को इकोलाई से प्राप्त कर उसे किसी सूक्ष्म जीव, पादप या जंतु में निवेशित करवाकर उससे वांछित उत्पाद प्राप्त करना है। हमने पढ़ा कि उसका गुणन हो गया परपोषी कोशिका में। परपोषी कोशिका कौन सी थी? इकोलाई की। अब इस वांछित जीन को इकोलाई से क्या कर लिया जाएगा? अलग कर लिया जाएगा और इसको अलग करके किस में निवेश करवाया जाएगा? किसी सूक्ष्म जीव में, किसी पादप में और जंतु में, और उस वांछित जीन के उत्पाद प्राप्त किए जाएंगे। जैसे कि इकोलाई में इंसुलिन उत्पादन, इकोलाई में इसको प्रवेश, मान लीजिए इकोलाई में हमने इस जीन को रहने दिया जाए तो इससे क्या हमने क्या प्राप्त करा था? इंसुलिन का उत्पादन भी हमने प्राप्त करा था। यानी कि अगर इंसुलिन को नियंत्रित करने वाले जीन अगर इस पुनर्योगट DNA टेक्निक द्वारा बनाया जाए और इकोलाई में डाला जाए तो इकोलाई इसको क्या करेगा? किस रूप में? काफ़ी ज़्यादा मात्रा रूप में इंसुलिन का उत्पादन करेगा और वही इंसुलिन मधुमेह रोगियों के लिए काम में लिया जाएगा। तो हमने पुनर्योगट टेक्निक का रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के सारे चरण पढ़े। उसके चरणों के बाद उसके डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम वाहक के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था वाहक 3 प्रकार के इकोलाई वाहक होते हैं, प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कॉस्मिड। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए आप इनको रीड आउट कर लेंगे, एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसको।